नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी की राजनीति अब तक के सबसे दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। आप एक एक घटनाओं पर गौर कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है और आपकी आंखों के सामने घट रहा है। कितने गहरे राजनीतिक मायने छुपे हुए हैं उसके भीतर, क्या पीछे की सोच है, क्या आगे का एजेंडा है, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में इस समय हो रहा है। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यूपी में ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बीजेपी के अंदर से विद्रोह 2017 से कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बीच में कभी भी लगाओ की स्थितियां ठीक हो गई हैं। कभी बीजेपी के विधायक विधानसभा की फ्लोर पर बैठ गए हैं, कभी उनके दोनों डिप्टी सीएम उनको चैलेंज करते आए हैं, और कभी संगठन और सरकार आमने सामने हो गए हैं। और बाकी जो करप्शन से लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती, ओबीसी, दलित, इन सब के असंतोष के जो आरोप हैं वो तो हैं ही हैं साथ में। तो अब क्या ऐसा खास हो रहा है, इस पर आ जाते हैं। अब ये हो रहा है कि एक बार फिर से यूपी में क्षत्रिय संगठनों की गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक शब्द का कनेक्शन है। मैंने कहा कि एक बार फिर से, इस पर मैं अभी जोर इसलिए दे रहा हूं कि अभी ये कनेक्शन भी आपको बताऊंगा। तो क्षत्रिय संगठन एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं राणा सांगया के मुद्दे के नाम पर। आगरा से लेकर के लखनऊ, प्रयागराज, हर जगह क्षत्रिय संगठन जुट रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनको इजाजत प्रशासन से मिल रही है, इजाजत प्रशासन से मिल रही है। इसको भी दोहरा रहा हूं क्योंकि इसका भी एक कनेक्शन है। आगरा में 12 अप्रैल को एक रक्त स्वाभिमान पंचायत होने जा रही है और उसको प्रशासन ने इजाजत दे दी है। और आप याद कीजिए, ऐसी ही इजाजत लोकसभा चुनाव के वक्त में मिली थी जब क्षत्रिय महापंचायतें हो रही थीं। सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री बीजेपी का, और वो क्षत्रिय महापंचायतें जो खुलकर के ऐलान कर रही थी कि बीजेपी को हराना, उनको यहां पर इजाजत दी जा रही थी, जम करके इजाजत दी जा रही थी। पूरा पश्चिम के एक एक शहर में, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, जम करके इन सभी लोकसभाओं में, मेरठ हो, क्षत्रिय महापंचायतें हो रही थी और बीजेपी को हराने का ऐलान किया जा रहा था। और नुकसान हुआ बीजेपी को, इसलिए नहीं हुआ कि सब क्षत्रिय खिलाफ हो गए, इसलिए हुआ कि उससे एक ट्रेंड सेट हो गया कि जातियां गोलबंद हो रही हैं। तो जब क्षत्रिय जातियां गोलबंद होंगी तो फिर बाकी भी गोलबंद होंगे, और वही होना शुरू हो गया। बीजेपी ने जिस जाति गोलबंदी को हिंदुत्व के छाते के तहत एक जहां इकट्ठा कर दिया था, उसको क्षत्रिय महापंचायतों ने बिखेर दिया। तो ये हुआ, और ये उस दौर में हुआ जब ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बम्पर जीतेगी तो पहला नंबर उसी का आएगा। और पैरेलल सोच ये चल रही थी कि अगर केंद्र की मोदी सरकार कमजोर होगी तो योगी आदित्यनाथ को कोई हटा नहीं सकेगा। तो उसी पैरेलल सोच का ये माना जा रहा है, ये एक नतीजा रहा कि क्षत्रिय महापंचायतों से के जरिए जाति गोलबंदी की शुरुआत हुई, बीजेपी की सीटें घटी और एक तबके ने ये माना अब योगी सिक्योर हो गए। तो ये जो क्षत्रिय पॉलिटिक्स जो है, या क्षत्रिय प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो लोकसभा चुनाव के समय में दिखाई पड़ी थी, वो इस समय फिर से जम करके दिखाई पड़ रही है। मैंने कह रहा हूं जम करके, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही उफान पर है। और आप सोचिए कि राणा सांगा क्या किसी जात विशेष के नेता थे? वे भारत के गौरव थे, हर कोई उनका सम्मान करता है, वो भारत के स्वाभिमान के प्रतीक थे। और उन राणा सांगा को क्षत्रिय पंचायतों ने ओन कर लिया है कि वो, जैसे लग रहा है कि राणा सांगा क्षत्रियों के नेता थे। और जम करके क्षत्रिय पंचायतों का ऐलान हो रहा है, उनकी तारीख तय हो गई है। आगरा में क्षत्रिय पंचायत, लखनऊ में 36 क्षत्रिय संगठन सड़क पर आ गए हैं। प्रयागराज में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर करणी सेना के लोग चढ़ गए वहां पर भगवा झंडा लेकर के। तो ये पूरा एक तरह से उफान उबल रहा है, और ये उफान इस समय उभर रहा है, उस टाइम उभर रहा है जब एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्र में बड़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि हरियाणा जीत लिया है, महाराष्ट्र जीत लिया है, दिल्ली जीत लिया है। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो असंतोष है, जो विद्रोह की भावनाएं हैं उनके अपने ही विधायकों में, उनके अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, संगठन के लोगों में, वो भी अपने उफान पे आ गई है। और सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे, इसी सरकार पर सरकार के ही अपने लोगों ने भी आरोप लगा दिए हैं, खुल करके डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं, सरकार के सहयोगियों ने आरोप लगा दिए हैं। इस सरकार पर
दलितों और ओबीसी की भारी उपेक्षा का आरोप है। 69,000 शिक्षक भर्ती को आज तक नौकरी नहीं दे पाई ये सरकार। ऐसा लगता है कि प्राथमिकता में ही नहीं है। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार को कहा जा रहा है कि ये जाति विशेष की सरकार है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार है, और वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पूरी जो टीम है और जो अहम पोजीशन है उसमें जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं। इस बात के भी तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। तो इन सब स्थितियों में जब योगी आदित्यनाथ फिर से घिर गए हैं, ये फिर से उभार शुरू हो गया है छत्री महापंचायतों का, छत्री संगठनों के प्रदर्शनों का, और ये जमकर के हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि यूपी ही नहीं, पता चल रहा है राजस्थान से भी समर्थन आ रहा है। सबको यूपी में आकर के ही प्रदर्शन करना है, यूपी में आकर के ही ये ताकत दिखानी है। और ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसका मायने क्या है। क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुश्किल में है, तो फिर से वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिर प्रशासन जो तमाम विरोध प्रदर्शनों की इजाजत नहीं देता है, आप ही सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। कितनी बार लाठीचार्ज हुआ, उनको पकड़ा गया, उनको पुलिस ने कितनी बार, पुलिस का और उनके साथ में जो तस्वीर सामने आई उसने हैरान कर दिया कि आप अपने ही प्रदेश में ओबीसी समाज के छात्रों के साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे। फिर उनको इको गार्डन ने भेज दिया गया कि इसके आगे आप कहीं नहीं जाएंगे। जो अपनी जेन्युइन नौकरी की, जिस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि वो सही है, उसके बावजूद उनको वहां पर इस तरह से प्रदर्शन करने से रोका गया। वहीं छत्री महापंचायतें लोकसभा में भी इजाजत मिली और अभी फिर मिल गई है, अखबारों में बाकायदा छपा हुआ है कि इजाजत उनको प्रशासन ने दे दी है। तो ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने उसी प्रेशर पॉइंट को, प्रेशर बटन को दबाना शुरू कर दिया? ये सवाल है, और ये सवाल अहम सवाल है कि अगर आप हमको हटाओगे तो ये देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स हमारे पीछे पीछे चल रही है। अब आप ये सोचिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि राणा सांगा इस देश के नायक हैं, इस देश के आदर्श हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो राणा सांगा के मसले पर, वो भी मसला ऐसा है कि हिंदुस्तान में मसले उभरते हैं, उन पे बहस होती है, फिर नए मसले आ जाते हैं। एक मसले को इतना लंबा सस्टेन करने के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, कौन इसके पीछे खड़ा हुआ है, ये बड़ी बात है। और ये इसलिए है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में घट चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया, बीजेपी मुजफ्फरनगर की सीट, उदाहरण दे रहा हूं, कैराना की सीट, सहारनपुर की सीट, मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान 2 बार के जीते हुए सांसद, और ये आरोप लगा कि छत्री पंचायतों के जरिए गोलबंदी करके उनको हराया गया। कैराना में हराया गया, ये आरोप लगा। सहारनपुर में हराया गया राघव लखनपाल को, ये सीधा आरोप लगा। सतीश गौतम अलीगढ़ में हारते हारते बचे, जिस तरह से छत्री महापंचायतों को वहां उभारा गया और छत्री राजनीति की गोलबंदी की गई। तो ये आरोप तो शुरू से लगते आए हैं। तो जो लोकसभा में हुआ, जो प्रेशर पॉलिटिक्स रही, उसी प्रेशर पॉलिटिक्स को क्या ये दोहराने की कोशिश है क्या, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का, चूंकि ये जो छत्री राजनीति, उससे उनका पुराना रिश्ता माना जाता है। गोरखपुर से शुरू करें, जो हाता यानी कि पंडित हरिशंकर तिवारी का आवास हाता, और मठ यानी कि योगी आदित्यनाथ का मठ, वहां की जो लड़ाई है वो आज की नहीं है, बड़ी पुरानी लड़ाई है। और उसकी लड़ाई की मूल में ही ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर का है। और योगी आदित्यनाथ और उनके साथ के लोगों को ये माना जाता रहा है कि वो छत्री समाज को इस लड़ाई में रिप्रेजेंट करते रहे, और पंडित हरिशंकर तिवारी और उनके साथ के लोग ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करते रहे। और उसी लड़ाई को एक कल्मिनेशन की तरह से देखा जा रहा है कि वो लड़ाई आगे बढ़ती गई है, और योगी आदित्यनाथ ने इस बिंदु को पॉलिटिक्स के लगातार पकड़ के रखा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस सरकार में ये जो आरोप लगता रहा ठाकुरों की सरकार होने का, उसके बड़े ही जो गंभीर मायने हैं वो भी सामने आते रहे हैं। ये सामने आता रहा है कि बड़ी बड़ी जो पोस्टिंग्स है, जो इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स, उस पर कौन बैठा हुआ है। और ये क्या किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आपने किसको दे रखे हैं, जो डीएम, एसपी, कमिश्नर, महत्वपूर्ण पदों पर किसको बिठा रखा है। ये सब बातें वो हैं जो डिस्कोर्स में आ चुकी हैं, और ये माना जा रहा है कि ये इसी जो झुकाव रहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक जात विशेष की राजनीति की ओर, तो ये माना जा रहा है ये उसी झुकाव की परिणति है कि पूरे 8 साल की सरकार में एक जात विशेष को प्रश्रय देने के उनके ऊपर आरोप लगते रहे। और एक बार तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कह भी दिया कि वो बड़े ही गर्वित हैं कि वो छत्री कुल में पैदा हुए हैं और भगवान भी इसी कुल में जन्म ले चुके हैं। तो एक तरह से जो उनकी सोच थी उसका एक सीधा प्रतिबिंब वो सामने आ गया।
और आप देखिए ये वक्त क्या है, जिस वक्त में हाता में पंडित हरिशंकर तिवारी के जो बेटे हैं विनय शंकर तिवारी, उनको भी ईडी ने एक मामले में उठा लिया है। तो कुल मिलाकर के ये सारी घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक त्रिकोण बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज एक जाति विशेष की राजनीति की ओर ले जा रहा है। और यही वो जाति विशेष की राजनीति, वो प्रेशर पॉइंट हो सकती है जो कि योगी आदित्यनाथ के लिए अंतिम कवच का काम कर सकती है। ऐसा सूत्र बताते हैं कि उनके समर्थकों को, उनकी टीम को ये लगता है कि इसी से हमारी रक्षा हो सकती है। आचार्य चतुर्सेन ने लिखा था वयम रक्षामा, तो ये वयम रक्षामा का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू होता है। और आप सोचिए ये उस दौर में हो रहा है जब समस्या कितनी बड़ी हुई है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि सरकार पे करप्शन के आरोप खुल करके लग रहे हैं। उनके अपने ही जो उनके अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर लग रहे हैं, मंत्रियों पर लग रहे हैं, और पेपर लीक जैसे सरकार परीक्षाएं नहीं करवा पा रही है उसके भी प्रमाण सामने आए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कह देना पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। आप सोचिए अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो जंगल राज मीडिया लिखता, लेकिन मीडिया भी सूचना के बजट के आगे सिर्फ उकड़ू नहीं बैठा है, लेट गया है। ये दिखता है साफ साफ। क्योंकि आप अगर कल्पना कीजिए कि सरकार सपा की होती या बसपा की सरकार होती है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर देता कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ, कानून का राज खत्म, तो आप जंगल राज नहीं लिखते, इसको जम के चलाते जंगल राज। लेकिन आज जंगल राज की स्थिति इसलिए रही जो मैंने स्टोरी की है, मैंने सूचना पे स्टोरी की है कि सूचना में 2-2 महीने पे 3-3 महीने पे 3 अरब का बजट, 4 अरब का बजट, 4 अरब 88 लाख और समथिंग का बजट, इस तरह का बजट रिलीज हो रहा है। और ये बजट इसी मीडिया को मिल रहा है, इसलिए मीडिया खामोश है। तो लॉ एंड ऑर्डर आपका इतना खराब है जिसकी दुहाई देकर के आप सत्ता में बैठे हुए हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर मैंने बड़ा अच्छा कर रखा है, उस पर तमाम कस्टोडियल डेथ से लेकर के पुलिसिया टॉर्चर, फेक इनकाउंटर जैसे तमाम आरोप तो लगे ही लगे। लेकिन इस सब के बीच में स्थिति यहां तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को कह देना पड़ा कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो एक और लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है, और दूसरी ओर तमाम सारे और इस सरकार पर आरोप हैं। उनके अपने विधायक नंद किशोर गुर्जर गौ हत्या सरीखा आरोप लगा चुके हैं सरकार पर, बाकायदा सबूतों के साथ। ऐसा भी नहीं है कि सबूत न दिए हों। योगी आदित्यनाथ 2 बार इस बीच में पीएम से मिले, उनकी तस्वीर तक नहीं आई है। पीएम ने 14 मिनट महाकुंभ पर नाम भाषण दिया पार्लियामेंट में, और योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं लिया। अभी संघ प्रमुख आए हुए थे काशी, 5 दिन रुके, योगी आदित्यनाथ उसी बीच में भाग करके बनारस पहुंचे, फिर भी उनकी संघ प्रमुख से मुलाकात नहीं हो पाई। वो इस बहाने पहुंचे थे कि 11 अप्रैल को पीएम को जाना है बनारस, तो उसका निरीक्षण करने के लिए वो पहुंच गए। एक हफ्ता पहले ही वहां पहुंच गए, क्योंकि उस समय संघ प्रमुख बनारस में थे। इतना ज्यादा योगी आदित्यनाथ आतुर बताए जा रहे थे कि वो पहली बार जीवन में पीएम का जो संसदीय कार्यालय वहां भी चले गए, जहां पहले कभी नहीं गए थे, पहली बार वहां भी चले गए। लेकिन इसके बाद भी संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। संघ प्रमुख लखनऊ आए बनारस से, तब भी मुलाकात नहीं हो पाई। वो लखीमपुर गए, फिर लखनऊ आकर के गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को समय नहीं मिल पाया, सूत्र ये बताते हैं। तो और ये इसलिए क्योंकि संघ की लाइन को भी लगातार वो छोटा कर रहे हैं अपनी राजनीति बचाने के लिए। प्रशासन में बुरी तरह से असफलता के तमाम आरोप, असंतोष और करप्शन के आरोपों के बीच में संघ प्रमुख जब ये कहते हैं कि आप हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए, हिंदू और मुसलमानों को साथ रहना है, शांति सद्भाव बना के रखिए। जब बीजेपी मुसलमानों को सौगातें मोदी देती है ईद पर, उस वक्त में योगी आदित्यनाथ सिर्फ इसलिए चूंकि इतना ज्यादा संकट है तो खुद को बचाने के लिए वो लगातार बात करते हैं कि जहां जरूरत होगी वहां खो देंगे, जम करके हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। तो इसलिए संघ भी इस सारी जो योगी आदित्यनाथ का ओवरट्यूर से उससे खासा नाखुश है, क्योंकि संघ की अपनी जो विचारधारा है ये उस पर चोट कर रहा है। तो ऐसे में छत्री महापंचायतें ही अंतिम अस्त्र बताई जा रही हैं, छत्री राजनीति ही अंतिम अस्त्र बताई जा रही है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रेशर बिल्डिंग के लिए, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए। मगर आखिर में सोचने वाली बात यही है कि क्या काठ की हांडी बार बार चढ़ती है? राजनीति में तो ऐसा नहीं होता है, काठ की हांडी के भी दिन होते हैं, और ये माना जा रहा है कि वो दिन अब पूरे हो चले हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।